नक्सलवाद की उत्पत्ति और विकास में सामाजिक आर्थिक विषमताएं और अधूरे भूमि सुधार जड़ में हैं। एक समालोचनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य की विकास वंचित नीतियां माओवाद के विकास में एक सबसे बड़ा उत्प्रेरक रही हैं, जिसने इन मूलभूत समस्याओं को और गहरा किया है। नक्सलवाद की उत्पत्ति के मूल कारण। सामाजिक आर्थिक कारण। नक्सलवाद का उदय उन क्षेत्रों में हुआ जहां गहन गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक संसाधनों का अत्यधिक असमान वितरण है। आर्थिक असमानता। देश की आज़ादी के दशकों बाद भी जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और वंचित वर्ग, विशेषकर आदिवासी, आर्थिक विकास से कटे रहे। उनकी पारंपरिक आजीविका, जैसे वन उत्पाद पर अधिकार, छीन लिए गए। सामाजिक बहिष्करण और अन्याय। जातिगत भेदभाव, सामाजिक अन्याय और मुख्यधारा की संस्कृति से सांस्कृतिक अलगाव ने इन समुदायों में असुरक्षा और अपमान की भावना को गहरा किया। पुलिस और प्रशासन की ओर से उदासीनता और अक्सर उत्पीड़न ने उन्हें राज्य व्यवस्था पर अविश्वास करने पर मजबूर किया। विकास का अभाव। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों का घोर अभाव रहा है, जिससे ये क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे छूट गए। माओवादी संगठन ने इन वंचित लोगों को शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक विकल्प प्रदान किया। विस्थापन और भूमि अधिग्रहण। पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था और उचित मुआवजे के बिना बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं, खनन और औद्योगिक विकास के लिए आदिवासियों को उनकी पैतृक भूमि से विस्थापित किया गया। इससे उनकी आजीविका छिन गई और उनमें राज्य के प्रति तीव्र असंतोष पैदा हुआ। भूमि सुधार से जुड़े कारण। नक्सलवाद का जन्म 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में की भूमि के विवाद और शोषक जमींदारी प्रथा के खिलाफ हुआ था। असफल भूमि सुधार। स्वतंत्रता के बाद शुरू किए गए भूमि सुधार कार्यक्रम, जैसे जमींदारी उन्मूलन, हदबंदी कानून, जमीनी स्तर पर कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति और खराब कार्यान्वयन के कारण बुरी तरह विफल रहे। भूमिहीनता। बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में केंद्रित रही, जबकि करोड़ों गरीब किसान और आदिवासी भूमिहीन बने रहे। जंगल पर अधिकार। जनजातीय समुदायों के वन संसाधनों पर पारंपरिक अधिकारों को राजस्व और वन कानूनों द्वारा अनदेखा किया गया या छीन लिया गया। यह माओवादियों के लिए एक प्रमुख भर्ती का आधार बना, क्योंकि उन्होंने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को वापस दिलाने का नारा दिया। रिकॉर्ड में हेरफेर। भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने में विफलता और भ्रष्टाचार के कारण गरीब अपनी जमीन पर कानूनी अधिकार स्थापित नहीं कर पाए, जिसका फायदा धनी भूस्वामियों और बिचौलियों ने उठाया। क्या राज्य की विकास वंचित नीतियां सबसे बड़ा उत्प्रेरक रही हैं? हाँ, राज्य की विकास वंचित नीतियां या नीतियों का ठीक से कार्यान्वयन न होना और प्रशासनिक उदासीनता माओवाद के विकास में सबसे बड़ा उत्प्रेरक रही हैं। समालोचनात्मक तर्क। मौलिक समस्याओं का निवारण न होना। नक्सलवाद की जड़ें सामाजिक आर्थिक असमानता और अपूर्ण भूमि सुधार में थीं। यदि राज्य ने ईमानदारी से और समय पर इन समस्याओं का समाधान किया होता, तो नक्सली विचारधारा को उर्वर भूमि नहीं मिलती। राज्य की विफलता ने माओवादियों को खुद को गरीबों के उद्धारकर्ता के रूप में पेश करने का अवसर दिया। सुरक्षा केंद्रित दृष्टिकोण। लंबे समय तक सरकार ने नक्सलवाद को केवल कानून और व्यवस्था की समस्या माना और इसका जवाब सुरक्षा बलों के माध्यम से देने पर जोर दिया। विकास और शासन पर ध्यान कम रहा। इस एक तरफा दृष्टिकोण ने स्थानीय आबादी को और भी अलग थलग कर दिया और माओवादी दुष्प्रचार को बल मिला। विकास का विरोधाभास। जब विकास हुआ भी, तो वह अक्सर विस्थापन और पारिस्थितिक नुकसान के रूप में सामने आया, जिसने स्थानीय लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के बजाय उनकी मुश्किलों को बढ़ाया। न्याय और पुनर्वास के मामलों में राज्य की विफलता ने माओवादी विद्रोह को वैचारिक समर्थन दिया। प्रशासनिक रिक्तता। सुदूर क्षेत्रों में प्रशासन की पहुंच का अभाव, अधिकारियों की उदासीनता और भ्रष्टाचार ने एक प्रशासनिक रिक्तता पैदा की। माओवादियों ने इस रिक्तता को अपनी समानांतर अदालतों, जन अदालत और सत्ता संरचना से भरा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए वे ही न्याय का एकमात्र स्रोत बन गए। संक्षेप में, अपूर्ण भूमि सुधार और गहन सामाजिक आर्थिक असमानता नक्सलवाद की मूल जड़ हैं, लेकिन राज्य की विकास वंचित नीतियों, प्रशासनिक उदासीनता और कल्याणकारी योजनाओं के खराब कार्यान्वयन ने इन जड़ों को पनपने के लिए उपयुक्त माहौल प्रदान किया, जिससे माओवादी आंदोलन एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती बन गया। नक्सलवाद से निपटने के लिए भारत सरकार की बहुआयामी रणनीति 3 स्तंभों पर आधारित है: सुरक्षा, विकास और स्थानीय शासन और अधिकारों की बहाली। इस रणनीति का लक्ष्य माओवादी हिंसा को समाप्त करने के साथ साथ उनके पनपने के मूल सामाजिक आर्थिक कारणों को दूर करना है। बहुआयामी रणनीति का परीक्षण। सुरक्षा संबंधी स्तंभ, सिक्योरिटी पिलर। ये स्तंभ राज्य के अधिकार को पुनः स्थापित करने और माओवादी संगठनों को सैन्य रूप से कमजोर करने पर केंद्रित है। रणनीति। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, जैसे सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन, खुफिया जानकारी आधारित ऑपरेशन और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण शामिल है। परीक्षण। सकारात्मक पहलू। ये दृष्टिकोण माओवादी हिंसा की घटनाओं को सीमित करने और उनके भौगोलिक विस्तार को घटाने में सफल रहा है।
आक्रामक कार्रवाई से माओवादी नेतृत्व पर भारी दबाव पड़ा है। नकारात्मक पहलू, अत्यधिक सुरक्षा पर जोर देने से स्थानीय आबादी में अलगाव और अविश्वास पैदा हो सकता है, जिससे वे राज्य से और दूर होते जाते हैं। विकास संबंधी स्तंभ, डेवलपमेंट पिलर। इस स्तंभ का उद्देश्य वंचित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकसित करना और आर्थिक अवसर प्रदान करके माओवाद के मूल कारणों को संबोधित करना है। रणनीति, इसमें सड़क संपर्क परियोजनाओं जैसे आरआरपी, विशेष केंद्रीय सहायता के माध्यम से स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है। परीक्षण, सकारात्मक पहलू, विकास कार्यों, विशेषकर सड़कों ने सुरक्षा बलों की पहुंच और स्थानीय लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद की है। इसने कई क्षेत्रों में लोगों का जीवन स्तर सुधारा है और माओवादियों की भर्ती को कम किया है। नकारात्मक पहलू, माओवादी अक्सर विकास परियोजनाओं में बाधा डालते हैं, जबरन वसूली करते हैं और बुनियादी ढांचे को नष्ट करते हैं। भ्रष्टाचार और निगरानी की कमी के कारण परियोजनाओं का लाभ पूरी तरह से लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता। स्थानीय शासन और अधिकारों की बहाली, गवर्नेंस एंड राइट्स पिलर। ये स्तंभ प्रशासनिक कमियों को दूर करने और जनजातीय समुदायों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करके विश्वास बहाली पर केंद्रित है। रणनीति, वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 और PESA अधिनियम 1996 को सख्ती से लागू करना ताकि आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन पर कानूनी अधिकार मिलें और वे स्थानीय शासन में भागीदार बन सकें। परीक्षण, सकारात्मक पहलू, जहां FRA के तहत वन अधिकार पत्र दिए गए हैं, वहां जनजातीय लोगों में सशक्तिकरण और राज्य के प्रति विश्वास बढ़ा है। यह माओवादी दुष्प्रचार को काटने का सबसे प्रभावी तरीका है। नकारात्मक पहलू, इन कानूनों का कार्यान्वयन अक्सर धीमा और अधूरा रहा है। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण कई राज्यों में ये कानून प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाए हैं, जिससे असंतोष अभी भी बना हुआ है। रणनीति के कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियां, प्रशासनिक उदासीनता और भ्रष्टाचार। सुदूर क्षेत्रों में अधिकारियों की संवेदनहीनता, अक्षमता और भ्रष्टाचार विकास और कल्याणकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में सबसे बड़ी बाधा है, जो स्थानीय लोगों को राज्य से और दूर करती है। माओवादी प्रतिरोध और धमकी, माओवादी सीधे तौर पर विकास कार्यों और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाते हैं। वे स्थानीय आबादी को सरकारी योजनाओं से दूर रहने के लिए धमकाते हैं, जिससे राज्य की पहुंच बाधित होती है। अंतर राज्य समन्वय का अभाव, चूंकि नक्सल समस्या कई राज्यों में फैली हुई है, इसलिए खुफिया जानकारी साझा करने और सीमावर्ती ऑपरेशनों के लिए राज्यों के बीच समन्वय की कमी माओवादियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भागने का मौका देती है। कानूनी अधिकारों का धीमा वितरण, वन अधिकार अधिनियम और PESA के तहत अधिकारों का वितरण अत्यधिक धीमा है। भूमि अभिलेखों में हेराफेरी और विवादों के कारण भूमिहीनता और असंतोष की समस्या बनी हुई है। खुफिया जानकारी का अंतराल, सुरक्षा बलों के पास स्थानीय आबादी के विश्वास की कमी और दुर्गम भूगोल के कारण माओवादी गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय मानव खुफिया जानकारी जुटाने में कठिनाई होती है। सुरक्षा और विकास का विरोधाभास, कभी कभी विकास के नाम पर होने वाले बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण और विस्थापन जैसे खनन परियोजनाओं के लिए स्थानीय असंतोष को और बढ़ाते हैं, जिससे माओवादियों को नई भर्ती का आधार मिलता है।